1895 से चल रही है और 1934 तक हम लोग पहुंच गए। जहां तक मुझे गणित आती है लगभग 40 साल बीत गए और आखिरकार अंग्रेजों ने पहली बार कब भारतीयों के द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग को स्वीकार किया, ये तो हम जाने, बताते हैं अंग्रेजों के द्वारा पहली बार संविधान सभा के गठन को कब स्वीकार किया गया। सबसे पहले अगर मैं बात करूं फ्रेंड तो ध्यान रखिएगा, 1940 में 1940 में एक प्रस्ताव आया था अंग्रेजों के द्वारा जिसको कहा जाता है अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है और अंग्रेजों के द्वारा पहली बार 1940 में अगस्त प्रस्ताव में संविधान सभा की गठन की मांग को स्वीकार किया गया। संविधान सभा, अब कॉन्सेप्चुअल पार्ट आ गया, अब मजेदार टॉपिक आ गया है। अभी तक तो फैक्चुअल पार्ट था, उसमें क्या समझाने को था, वो सब रटने वाली चीजें थी। अब है कॉन्सेप्ट का मामला जो धीरे धीरे आपको समझना भी है इसमें। तो मैंने कहा कि अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से 1940 में सर्वप्रथम अंग्रेजों ने संविधान सभा के गठन की मांग को स्वीकार किया। संविधान सभा के गठन की मांग को स्वीकार किया और इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा भारतीयों के लिए एक संविधान, भारत में संविधान निर्माण के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा। एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा। संविधान सभा का गठन किया जाएगा जिसमें, शब्द पे ध्यान दीजिएगा, ज्यादातर भारतीय होंगे, ज्यादातर भारतीय होंगे। जिसमें ज्यादातर भारतीय होंगे, शब्द पे ध्यान दीजिएगा। एक शब्द यहां आया ज्यादातर, मोस्टली आर इंडियंस। 1922 में जाकर देखिए, 1922 में महात्मा गांधी जी ने कहा, जो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के सबसे प्रमुख नेता बन के उभरे थे अफ्रीका से लौटने के बाद, महात्मा गांधी जी ने कहा था कि भारतीयों के लिए, भारतीय संविधान के निर्माण के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा जिसमें सभी भारतीय होंगे। और 1940 में जब अंग्रेजों के द्वारा पहली बार संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया गया तो अंग्रेजों के द्वारा क्या कहा जा रहा है, भारत में संविधान निर्माण के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा जिसमें ज्यादातर भारतीय होंगे। इसका मतलब क्या हुआ, कुछ विदेशी भी होंगे। अगर मैं कहूं यूपीपीसीएस 2023 के बैच में ज्यादातर दिल्ली के टीचर आपको पढ़ाएंगे, इसका मतलब कुछ टीचर आपको दिल्ली के बाहर के भी पढ़ाएंगे। इसका तो यही मतलब निकलता है। सेम इसका भी यही मतलब निकलता है कि भारत के लिए जो संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन होगा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन होगा, उसमें ज्यादातर भारतीय लोग होंगे। इसका मतलब उसमें भी कुछ अंग्रेज शामिल होंगे। और भारतीयों ने कहा देश हमारे संविधान का लिखा जाएगा, अधिकार कानून व्यवस्था हमारे देश की होगी, उसमें आपका क्या काम है। इसमें सभी भारतीयों में कोई भी विदेशी या अंग्रेज इसमें शामिल नहीं होगा। और इसी आधार पर अगस्त प्रस्ताव को मुस्लिम लीग ने भी, जो उस समय पाकिस्तान के बंटवारे के सिवा किसी और हालत में तैयार नहीं थी, और दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी इसे क्या किया, ठुकरा दिया, रद्द कर दिया। अब आपको हमसे पूछना चाहिए सर, एक बात हमको समझ में नहीं आई कि जिस संविधान सभा के गठन की मांग पिछले 40 वर्षों से हो रही थी, उस मांग को 1940 में ही क्यों स्वीकार किया गया, 1935 में क्यों नहीं, 1936 में क्यों नहीं, 1922 में क्यों नहीं। आखिरकार संविधान सभा के गठन की मांग को अंग्रेजों ने पहली बार 1940 में ही क्यों स्वीकार किया। क्या इसके पीछे कोई ऐतिहासिक कारण था? आंसर है यस। अंग्रेज बहुत अवसरवादी थे, बिना फायदे के वो कुछ भी नहीं करते थे। अगर आपने इतिहास पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा होगा तो आगे जरूर पढ़ेंगे। दो बड़े विश्व युद्ध हुए हमारे इतिहास में,
एक प्रथम विश्व युद्ध, एक द्वितीय विश्व युद्ध। और जैसा कि आपको पता होगा, द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत 1939 में हुई थी, 1939 में हुआ था। और जब द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ा, जब पूरा विश्व दो खेमे में बढ़ता जा रहा था, ब्रिटेन, अमेरिका और सोवियत संघ जैसे दो महाशक्तियों जब उभर रही थीं, उस समय द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन की हालत बहुत अच्छी नहीं थी। और साथ ही साथ दुनिया के अन्य देशों के द्वारा ब्रिटेन के ऊपर दबाव भी बढ़ता जा रहा था कि भारत को आजाद किया जाए, ऑस्ट्रेलिया के द्वारा, अमेरिका के द्वारा, जापान के द्वारा। और उस समय अंग्रेजों ने सोचा, द्वितीय विश्व युद्ध में अपनी स्थिति को बेहतर बनाने के लिए हमें भारतीयों का साथ चाहिए, भारत को भी हमारे साथ इस युद्ध में शामिल होना पड़ेगा। लेकिन अंग्रेजों को पता था पिछले 200 सालों में हमने भारतीयों के लिए ऐसा कुछ नहीं किया जिसकी बदौलत हम जाकर के उनका साथ मांग पाए। उनको लगा कि ये अच्छा अवसर आ गया है, ये लॉलीपॉप देने का अच्छा अवसर आ गया है। पिछले 40 सालों से भारतीयों के द्वारा एक संविधान सभा के गठन की मांग की जा रही है, और अगर इस समय हमने इनकी इस मांग को स्वीकार कर लिया, शायद काम बन जाएगा। अपने मौके की तलाश में हमारी बात को मान भी रहे थे, लेकिन उसमें भी एक गेम खेल रहे थे कि ज्यादातर भारतीय होंगे। और इस लाभ के चलते अंग्रेजों ने 1940 में पहली बार संविधान सभा के गठन को मांग को स्वीकार किया, जिसे अंग्रेजों के द्वारा, जिसको कांग्रेस के द्वारा और मुस्लिम लीग के द्वारा क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। अब ध्यान रखिएगा, उसके बाद क्या हुआ। 1940 के बाद 1942 में, 1942 में स्टैफर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में, स्टैफर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में, क्रिप्स की अध्यक्षता में, अध्यक्षता में क्रिप्स प्रस्ताव आता है। क्या आता है? क्रिप्स प्रस्ताव आता है। और ये क्रिप्स प्रस्ताव क्या कहता है? ये कहता है भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा, एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा, संविधान सभा का गठन होगा जिसमें सभी भारतीय होंगे, जिसमें सभी भारतीय होंगे। सोचे अब भारतीय खुश हो जाएंगे, लेकिन फिर आगे क्या लिख रहे हैं? आगे लिख रहे हैं क्रिप्स प्रस्ताव में, लेकिन भारतीयों को हमारे साथ द्वितीय विश्व युद्ध में हमारा साथ देना होगा। और जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होगा, जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होगा, जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होगा, हम भारतीयों को संविधान सभा के गठन की अनुमति, परमिशन दे देंगे। भारतीयों ने कहा, जो द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में शुरू हुआ है, 1942 आ गया, अभी थमने और रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। और द्वितीय विश्व युद्ध में आपकी हालत बहुत दयनीय है, और आप कह रहे हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध में हम आपका साथ दें, और द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाने के पश्चात आप तब हमें संविधान सभा के गठन की अनुमति देंगे। इसी बात से नाराज होकर महात्मा गांधी जी ने क्रिप्स प्रस्ताव को क्या कहा? पोस्ट डेटेड चेक कहा। क्या? पोस्ट डेटेड चेक कहा। और महात्मा गांधी जी ने कहा, हमें एक ऐसा चेक दिया जा रहा है जिसका बैंक दिवालियापन के कगार पर है। मतलब आप हमें ऐसा चेक पकड़ा रहे हैं जिसका भुगतान आपकी इच्छा पर है, और वह बैंक दिवालिया होने की कगार पर है। द्वितीय विश्व युद्ध में आप बचेंगे या नहीं, और हमें कह रहे हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद संविधान सभा के गठन किया जाएगा। इसलिए महात्मा गांधी जी ने क्रिप्स प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी। और आपके परीक्षा में सवाल पूछा जाएगा, निम्नलिखित में से किसके द्वारा क्रिप्स प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी गई थी? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा। जितना पॉइंट अब तक पढ़ा आपने, इसमें क्या क्या सवाल बनेंगे, पहले उस पर नजर डालते हैं। आपकी पहला सवाल बनेगा, क्रिप्स प्रस्ताव कब आया? 1940 में आया। पहली बार अंग्रेजों के द्वारा कब संविधान सभा की गठन को, मांग को स्वीकार किया गया? 1940 में। क्रिप्स प्रस्ताव कब आया भारत? 1942 में।
किसकी अध्यक्षता में आया? स्टैफर्ड क्रिप्स में। और इसने क्या कहा? भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन की बात की। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सवाल मिलेगा आपको। निम्नलिखित में से किस प्रस्ताव के माध्यम से भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा के गठन की बात कही गई थी? क्या? एक निर्वाचित संविधान सभा के गठन की मांग की गई थी, तो आप बताएंगे किस प्रस्ताव को। और तीसरा सवाल पूछा जाएगा, निम्नलिखित में से किसने किस प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी थी? तो आंसर देंगे महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने इसे पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी थी। क्लियर हो गया भाई? वही एक ही है भाई, क्रिस मिशन। अब ध्यान रखिएगा, अब जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे ध्यान रखिएगा, अब एक बदलाव होता है। वही कहते हैं जब किसी चीज के लिए आप लगातार प्रयास करते रहिए, कई बार किस्मत आपके पक्ष में आ जाती है। ये सारी घटनाएं जब हो रही हैं तो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन है पता है? वेस्टिंग चर्चिल है। 1942 तक वहां के प्रधानमंत्री वेस्टिंग चर्चिल थे, जिनका रवैया भारत को लेकर बहुत नम्र नहीं बल्कि बड़ा कठोर था। लेकिन 1942 के बाद ब्रिटेन में चुनाव होता है, और ब्रिटेन में जब चुनाव होता है वहां के प्रधानमंत्री कौन बनते हैं? क्लीमेंट एटली बनते हैं। वहां के प्रधानमंत्री बनते हैं क्लीमेंट एटली। कौन बनता है? क्लीमेंट एटली वहां के प्रधानमंत्री बनते हैं। और क्लेमेंट इटली के मंत्रिमंडल से, या कह सकते हैं इनके कैबिनेट के 3 सदस्य इस बात का मूल्यांकन करने के लिए कि भारत में संविधान सभा का गठन किस प्रकार से होगा, 1946 में स्टैफर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में, पैथिक लॉरेंस की अध्यक्षता में, पैथिक लॉरेंस की अध्यक्षता में एक मिशन आता है। जो कैबिनेट के 3 महत्वपूर्ण मेंबर थे, इनके कैबिनेट के, क्लेमेंट एटली के प्रधानमंत्रित्व के कैबिनेट के ये 3 महत्वपूर्ण मेंबर थे। इसलिए 1946 में जो मिशन भारत आया उसे नाम क्या दिया गया? कैबिनेट मिशन। क्या दिया गया? कैबिनेट मिशन नाम दिया गया। और कैबिनेट मिशन 1946 भारत पहुंचता है और किसकी अध्यक्षता में आता है? पैथिक लॉरेंस की अध्यक्षता में आता है। और पैथिक लॉरेंस के अलावा इसमें कितने अन्य सदस्य थे? इसमें 2 सदस्य और थे। क्या नाम था उनका? एक का नाम था स्टैफर्ड क्रिप्स, एक का नाम था स्टैफर्ड क्रिप्स। ये स्टैफर्ड क्रिप्स कौन है? ये वही स्टैफर्ड क्रिप्स है जो 1942 में क्रिप्स प्रस्ताव लेकर के आए थे। क्या? ये वही स्टैफर्ड क्रिप्स हैं और जो 1942 में क्रिप्स प्रस्ताव लेकर के आए थे। और दूसरे व्यक्ति का नाम था एवी अलेक्जेंडर। क्या नाम था? एवी अलेक्जेंडर। तो आपके एग्जामिनेशन में सवाल क्या पूछा जाएगा? कैबिनेट मिशन भारत कब आया? 1946 में आया। किसकी अध्यक्षता में आया? पैथिक लॉरेंस की अध्यक्षता में आया। इसमें अन्य कितने सदस्य थे? 2 सदस्य थे। एक का नाम क्या था? स्टैफर्ड क्रिप्स था। और दूसरे व्यक्ति का नाम क्या था? एवी अलेक्जेंडर था। यहां तक मामला साफ हो गया। फिर अगला सवाल पूछा जाएगा, निम्नलिखित में से किस मिशन के माध्यम से भारत में संविधान सभा का गठन किया गया? इसी मिशन के माध्यम से, कैबिनेट मिशन के माध्यम से ही। ध्यान रखिएगा, कैबिनेट मिशन के माध्यम से ही, कैबिनेट मिशन के माध्यम से ही, कैबिनेट मिशन के माध्यम से ही भारत में संविधान सभा का गठन किया गया। संविधान सभा का गठन हुआ। और जो संविधान सभा का गठन होना था वह कितनी सीटों पर होना था? कितनी सीटें इसके लिए निर्धारित की गई थी? 389, 389 सीटें इसके लिए निर्धारित की गई थी। और इस 389 सीटों को 2 भागों में विभक्त किया गया था। मतलब इस 389 सीटों में से 296 सीटें ब्रिटिश भारत के पास थी। 296 सीटें किसको दी गई थी? ब्रिटिश भारत को दी गई। किसको दी गई? ब्रिटिश भारत को दी गई। और 93 सीटें देशी रियासतों को दी गई। किसको दी गई? देशी भारत को दी गई। तो आपका सवाल होना चाहिए हमसे, सर ये देशी भारत कौन है, ब्रिटिश भारत कौन सा है? ऐसा भारत
ध्यान से सुनिएगा, पॉइंट टू बी नोटेड। ऐसा भारत जहां पर अंग्रेजों का शासन था उसे ब्रिटिश भारत कहा गया। ऐसा भारत जहां पर राजा महाराजाओं का शासन था उसे देशी भारत कहा गया, और इसे ही देशी रियासत कहा जाता है। इसे ही देशी रियासत या प्रिंसली स्टेट्स कहा जाता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, इस 296 सीटों का भी बंटवारा किया गया। इस 296 सीटों में 292 सीटें प्रांतीय विधानसभाओं से थी। प्रांतीय विधान सभाओं से थी। प्रांतीय विधानसभाओं से थी, और 4 सीटें चीफ कमिश्नरी प्रांतों से थी। कहां से थी? चीफ कमिश्नरी प्रांतों से थी। और बहुत सारे बच्चे सवाल करते हैं, हर बैच में करते हैं यहां पहुंचने पर, कि सर चीफ कमिश्नरी प्रांत का मतलब क्या हुआ? जैसे आज वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश हैं, यूनियन टेरिटरी हैं, वैसे अंग्रेजों के समय में चीफ कमिश्नरी प्रांत हुआ करते थे। और 4 सीटें चीफ कमिश्नरी प्रांत को मिलती हैं, जिनका नाम है ABCD। हम याद करने की सुविधा के अनुसार इसे ABCD बोलते हैं। ए का मतलब हुआ अजमेर मेरवाड़ा। ए के मतलब हुआ अजमेर मेरवाड़ा, जो वर्तमान में राजस्थान में है। बी का मतलब हुआ बलूचिस्तान। क्या? बलूचिस्तान, जो वर्तमान में पाकिस्तान में है। सी का मतलब हुआ कुर्ग, जो वर्तमान में कर्नाटक में है। डी का मतलब हुआ दिल्ली, जो वर्तमान में भारत की राजधानी है। ये 4 चीफ कमिश्नरी प्रांत से थे। सवाल क्या बनेगा कि कैबिनेट मिशन के आधार पर भारत में कितने सीटों के लिए संविधान सभा का चुनाव होना था? 389 सीटों के लिए। कितनी सीटें ब्रिटिश भारत के पास थी? 296 से। उसमें से कितनी प्रांतीय विधानसभाओं से थी? 292। कितनी सीटें चीफ कमिश्नरी प्रांतों से थी? 4 सीटें। वह 4 सीटें कौन कौन सी थी जो चीफ कमिश्नरी प्रांतों से थी? अजमेर मेरवाड़ा, बलूचिस्तान, कुर्ग और दिल्ली। और देशी रियासतों से कितनी सीटें थी? 93 सीटें। लेकिन कुछ और भी रोचक तथ्य आपको यहां बताते हैं हम। आपको हमसे सवाल पूछना चाहिए कि सर ये आंकड़ा 389 क्यों था? अंग्रेजों के लिए लकी नंबर था क्या ये? नहीं, अंग्रेजों के लिए लकी नंबर नहीं था, बल्कि उस समय यह कहा गया था कि प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर, क्या प्रत्येक, क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्यों का प्रतिनिधित्व होगा। क्या? एक सदस्यों का प्रतिनिधित्व होगा। यह क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। और ध्यान रखिएगा, उस समय जो भारत की जनसंख्या थी लगभग 40 करोड़ थी। क्या? लगभग 40 करोड़ थी, इसलिए सीटों की संख्या 389 रखी गई। यहां तक मामला साफ। दूसरा सवाल एक कॉन्सेप्ट का पूछा जा सकता है कि सर जो ये 389 सीटों पर चुनाव हुआ था, यह चुनाव किस प्रकार से हुआ था? प्रत्यक्ष रूप से हुआ था या अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था? यह चुनाव प्रत्यक्ष रूप से हुआ था या अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था? तो क्वेश्चन एक बार यूपीएससी ने पूछा है, क्या संविधान सभा के गठन का चुनाव सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का परिणाम है? यूपीएससी ने फंसा लिया आपको, आईएएस ने। बच्चे कह रहे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या होता है? सार्वभौमिक वयस्क अधिकार का मतलब होता है कि जितने भी वयस्क होंगे उन सब के द्वारा मतदान किया जाएगा। अच्छा, जनता के द्वारा डायरेक्ट, हाँ वही कहा जा रहा है। और जनता के द्वारा जब डायरेक्ट मतदान किया जाता है, इसे कौन सा निर्वाचन कहते हैं? प्रत्यक्ष निर्वाचन। क्या संविधान सभा का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से हुआ था? आंसर है नो। संविधान सभा का चुनाव प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम नहीं था, यानी कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का परिणाम नहीं था यह, बल्कि संविधान सभा का जो चुनाव था जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से जो प्रांतीय विधानसभाओं में थे उनके द्वारा किया गया था। इसलिए संविधान सभा का जो चुनाव हुआ था वह किस रूप में हुआ था? अप्रत्यक्ष रूप में, न कि प्रत्यक्ष रूप में। यह दूसरा सवाल बनेगा। और तीसरा सवाल क्या बनेगा फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा कि अगर कभी एग्जामिनेशन में सवाल पूछ लिया जाए कि संविधान सभा का जब चुनाव हुआ
तो उसमें केवल निर्वाचित सदस्य गए थे या कुल सदस्यों का मनोनयन भी हुआ था? जैसे राज्यसभा हम पढ़ते हैं तो वहां हमको बताया जाता है कि कुछ सीटों पर चुनाव होता है और 12 सदस्यों का मनोनयन होता है राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा। तो यहां पर केवल निर्वाचन हुआ था या मनोनयन? तो इसका आंसर होगा कि राज्य विधानसभाओं से जितने लोगों का चुनाव हुआ था उनका तो निर्वाचन हुआ था, लेकिन देशी रियासतों के जो राजा महाराजा थे ना, अपने अपने क्षेत्रों से एक लोगों की उन्होंने नियुक्ति कर दी, यानी कि मनोनयन कर दिया, उनका निर्वाचन नहीं हुआ था। यानी कि देशी रियासतों का क्या हुआ था? मनोनयन हुआ था। तो इसका निष्कर्ष क्या निकला? इसका निष्कर्ष यह निकला कि संविधान सभा में कुछ लोगों का निर्वाचन भी हुआ था और कुछ लोगों का मनोनयन भी हुआ था। इतने सारे क्वेश्चन आपके यहां से बनेंगे। अब आपको बेचैनी हो रही होगी, इस संविधान सभा के चुनाव का परिणाम क्या निकला? इस संविधान सभा के चुनाव का परिणाम कहां निकला? किसी ने कहा सर ऐप पर पहले 4 लेक्चर नहीं शो हो रहे हैं, 4 लेक्चर नहीं पढ़ा है, 3 लेक्चर हुआ है, चौथा लेक्चर आज है आपका। अर्शी सैफी जी, ये चौथा लेक्चर है आपका आज। अब देखिए संविधान सभा के चुनाव का परिणाम क्या रहा। संविधान सभा के चुनाव का परिणाम क्या रहा? संविधान सभा के चुनाव का परिणाम क्या रहा? परिणाम क्या रहा? इसमें से दो 208 सीटें मुस्लिम लीग को मिली, सॉरी कांग्रेस को मिली, और 73 सीटें मुस्लिम लीग को मिली और 15 अन्य थी, 15 अन्य लोगों को मिला था। क्लियर? चलिए, ये तो परिणाम से सवाल पूछ लिया था कि कांग्रेस को कितनी सीटें मिली? 208, मुस्लिम लीग को 73 और 15 को अन्य मिली। अब इस प्रकार से आखिरकार 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन हो गया। संविधान सभा का गठन हो गया और इसी संविधान सभा ने भारतीय संविधान का निर्माण किया। लेकिन इसी संविधान सभा ने, जिसको इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहा जाता है, इसने किस प्रकार से भारतीय संविधान का निर्माण किया? संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की? उस दिन कितनी महिलाएं शामिल थीं? उस दिन कितने सदस्य शामिल हुए? कौन इसकी अध्यक्ष बना? फिर आगे चलकर अस्थायी अध्यक्ष कौन बना? इसका संवैधानिक सलाहकार किसे बनाया गया? और उद्देश्य प्रस्ताव किस दिन प्रस्तुत हुआ? किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? उद्देश्य प्रस्ताव क्या था? इसे संविधान सभा के द्वारा कब स्वीकार किया गया? आखिरकार कितने अधिवेशनों के बाद भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ? और जब बनकर तैयार हुआ तो कितने संविधान को अनुच्छेद को लागू किया गया? पूर्णतः हमारा संविधान कब लागू हुआ? इन तमाम बिंदुओं की जानकारी के लिए अभी करना पड़ेगा आपको कल तक का इंतजार। आज की कहानी में मैंने केवल आपको यहां तक की कहानी को समझा दिया, किस प्रकार से भारतीयों के द्वारा संविधान सभा का गठन किया गया और अंग्रेजों ने इसे पहली बार कब स्वीकार किया, कब अगस्त प्रस्ताव आया, अगस्त प्रस्ताव ने क्या कहा, क्रिप्स प्रस्ताव आया, क्रिप्स प्रस्ताव का परिणाम क्या रहा और उसके बाद किस प्रकार से कैबिनेट मिशन के आधार पर भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ, कितनी सीटों के लिए चुनाव हुआ, कहां से कितनी सीटें थीं, चुनाव किस प्रकार हुआ और किसे कितनी सीटें मिली। कल का क्लास और रोचक होगा क्योंकि पूरे संविधान निर्माण की प्रक्रिया हम कल की क्लास में बताएंगे। तो आज के सेशन में इतना ही और उम्मीद करते हैं सारे लोग, जितने लोगों ने क्लास किया हो, अच्छे से सबको क्लास समझ में आई होगी। ईमानदारी के साथ, निष्ठा के साथ इतने अच्छे से पढ़िए, जब मैं 40 घंटे के बाद आपसे कहूं कि पॉलिटी समाप्त हो गई तो पॉलिटी पर पूरा कमांड आपका हो भी जाना चाहिए। तो
तो 4 टॉपिक मैंने कंप्लीट कर दिया है। भारत संघ और इसका राज्य क्षेत्र, अनुसूचियां, भाग और स्रोत। मैं कल सब बच्चों से पूछूंगा क्या ये चारों टॉपिक के प्रीवियस ईयर में जो 170 क्वेश्चन पूछे गए वो आपने सॉल्व कर लिया या नहीं, और सब लोगों के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाने चाहिए, तब मैं कल आगे चलूंगा। और भी साथी जो आपके एडमिशन लेना चाहते हो, हमारा कूपन कोड GSW इमरान 5 है। पुराने बच्चे हैं 10% एडमिशन और मिलेगा। GSW इमरान 5, GSW इमरान 5 हमारा कूपन कोड है। इस कूपन कोड को लगा करके एडमिशन आप ले सकते हैं। 5% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। पुराने स्टूडेंट हैं 10% का डिस्काउंट और मिलेगा। जीएस वर्ल्ड के प्लेटफॉर्म पे टीजीटी और पीजीटी का भी प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया गया है। मंडे को करंट अफेयर की क्लास में उसमें आपको कूपन बता दिया जाएगा, उसमें भी हमारा कूपन चलेगा। वहां 50% का डिस्काउंट अभी रखा गया है। मिलते हैं, कल संडे है, संडे को आपकी क्लास ऑफ रहती है। अब हमारी मुलाकात सीधा मंडे को सुबह करंट अफेयर की क्लास में होगी और शाम को आपके साथ होगी। और ध्यान रखिएगा, जैसे आप यहाँ जीएस की तैयारी कर रहे हैं हमारे साथ ऐप पर, वैसे ही करंट अफेयर की तैयारी भी अभी से स्टार्ट कर देनी है, क्योंकि जीएस में पॉलिटी के 24 से 25 क्वेश्चन आएगा, हिस्ट्री में 24 से 25 आएगा, ज्योग्राफी में 24 से 25 आएगा, करंट में 35 से 40 आएगा। सर्वाधिक भूमिका करंट अफेयर की होगी, और करंट अफेयर एक दिन में नहीं तैयार होता है, हर रोज काम करना पड़ता है। काम हम करते हैं, केवल पढ़ना आपको है। तो करंट अफेयर भी साथ में, क्योंकि 2023 को आपने लक्ष्य बनाया है, शायद तभी इस बैच में आपने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। तो उसको फतेह करने के लिए, किसी भी कंडीशन में प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने के लिए न केवल जीएस पर आप ध्यान देंगे, बल्कि करंट अफेयर की भी क्लास करेंगे। और उस करंट अफेयर की क्लास अगर आप रेगुलर करते रहेंगे तो ये पूरा क्लेम है, एक सिंगल क्वेश्चन भी आपका करंट अफेयर का एग्जाम में गलत नहीं हो सकता। केवल 7 बजे वाली रेगुलर क्लास करिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए आप लोग एक बुक ले सकते हैं, घटना चक्र की ही आती है पूर्वावलोकन, उसको ले करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। किसी का कोई सवाल, कोई क्वेश्चन, किसी प्रकार का कोई डाउट, कोई आपका सुझाव, कुछ भी पूछ सकते हैं। एबीसीडी के नाम रिपीट कर दीजिए सर। एबीसीडी का नाम अजमेर मेरवाड़ा है। पहला नाम है अजमेर मेरवाड़ा, जो कि वर्तमान में राजस्थान में है। दूसरा नाम है बलूचिस्तान, जो वर्तमान में पाकिस्तान में है। तीसरा नाम आपका है कुर्ग, जो कुर्ग गा है, गा पे उड़ंतुरा है, जो वर्तमान में कर्नाटक में है। और चौथा नाम आपका है दिल्ली। किसी का और कोई क्वेश्चन, किसी भी प्रकार का कोई डाउट? हाँ, कुछ घटना चक्र कर सकते हैं, आराम से करिए, कोई दिक्कत नहीं। और भी किसी स्टूडेंट को कोई डाउट? क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए, एक बार नहीं 3-3 बार करते रहिए। क्वेश्चन आपको जो टॉपिक पढ़ाता चलूं, क्वेश्चन प्लीज सॉल्व करते रहिए। पॉलिटी के मास्टर बन जाएंगे 40 घंटे के बाद, और किसी भी परीक्षा का कोई सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं होगा। लेकिन प्लीज मैं फिर से अपील कर रहा हूं, जो मैं पढ़ाता चलूं वो क्वेश्चन आप सॉल्व करते चलिए, ठीक है? कल क्लास ऑफ रहेगी। अब आपको मैं सीधा मिलूंगा मंडे को। बहुत शुक्रिया, गुड नाइट एंड टेक केयर टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं नेक्स्ट टुमारो, यानी कि मंडे को। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। मैगजीन कोई पढ़ने की जरूरत नहीं, सिर्फ क्लास करिए करंट अफेयर के। मैगजीन की बहुत ऊपर की चीज है वो।